हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम रेयांश प्रकाशन के द सिलेक्शन गुरु कहे जाने वाले बिहार दरोगा का जो भी इसमें प्रीवियस क्वेश्चन ऐड किया गया है प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का PYQS जो विषयवार डिटेल सॉल्यूशन है, इसको आज हम पॉलिटी समझेंगे और इसमें 2008 से 2023 तक का है, आप देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। तो 2008 से अब तक पूछे गए हैं, उसके बारे में हम डिटेल स्टार्ट करते हैं। और इसमें याद रखिएगा, जो टॉपिक जो पूछा गया उससे जितना सारा आगे एग्जाम पूछे जाने की संभावना है, इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ। तो देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि झारखंड देश का कौन सा राज्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28वां राज्य था, 28वां राज्य। अब बात करते हैं इसका पूरा डिटेल। 2000 ईस्वी की बात करेंगे तो 3 नए राज्यों का गठन किया गया था। पहले मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया गया 1 नवंबर 2000 को, ये 26वां राज्य बना। उसके बाद उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया 9 नवंबर 2000 को, ये 27वां राज्य था। उसके बाद बिहार से झारखंड बनाया गया 15 नवंबर 2000 को, ये 28वां राज्य था, याद रखिएगा। उसके बाद 2014 की बात करेंगे तो 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना एक बना, वो 29वां राज्य था, 29वां राज्य था। लेकिन वर्तमान की हम बात करेंगे तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर भी राज्य था लेकिन उसको यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया, तो अब स्टेट जो हो गया अब 28 टोटल हो गया है। जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा समाप्त करके 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, जम्मू और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आज़ादी के बाद क ख ग घ समूह में राज्यों का गठन किया गया। आज़ादी के बाद भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की मांग उठा। राज्य पुनर्गठन से संबंधित प्रमुख आयोग है। पहला की बात करेंगे तो पहला आयोग था एस.के. धर आयोग, जो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के मांग के लिए इस संबंधित था। राज्य यानी कि एस.के. धर आयोग की बात करेंगे तो इसका गठन 1948 में हुआ। सुझाव की बात करेंगे तो भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे देश की एकता अखंडित हो सकता है। एक किनका कथन था? तो ये एस.के. धर आयोग का एक कथन था। भाषा के जगह पर राज्य का गठन यानी कि प्रशासनिक सुविधा अनुसार होना चाहिए, ये बिल्कुल सही था। लेकिन जेबीपी समिति 1948 में गठन किया गया, जैसे जवाहरलाल नेहरू, भी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पटाभी सीतारामैया, ये तीनों इस समिति में सदस्य थे। अब इसका हम बात करेंगे तो इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्य का गठन की मांग को ठुकरा दिया। तब तक दक्षिण भारत में एक गांधीवादी नेता श्री रामल्लू भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन को लेकर के अनशन पर चले गए हैं। और यहाँ पर 50 दिन दिया हुआ है, याद रखिएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपको 56 दिन है ना, 56 दिन मिलेगा, 56 दिन मिलेगा, कहीं 58 दिन दे रहता है, 56 दिन मिलेगा, याद रखिएगा। यहाँ पे 56 दिन की बात करेंगे, 56 दिनों से अधिक यानी कि कह सकते हैं 50 दिन से अधिक, यानी कि 56 दिन था। अधिक समय के अनशन के बाद उनका मृत्यु हो गया, जिसके बाद आंदोलन उग्र हो गया। और तब केंद्रीय सरकार ने यानी कि मजबूरी बस अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर प्रदेश का गठन कर दिया गया। यानी कि पहला भाषा के आधार पर गठन होने वाला, भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश बना। आंध्र प्रदेश का गठन होने के बाद दूसरे क्षेत्रीय भाषा के आधार पर राज्य का मांग उठने लगा। पहला तो आंध्र प्रदेश हुआ, लेकिन इसको जब गठन हो गया तो फिर दूसरे क्षेत्रों में भी भाषा के आधार पर राज्य का मांग का यानी कि उठने लगा। तो फजल अली आयोग दिसंबर 1953 में ही फजल अली आयोग की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया फजल अली आयोग के अध्यक्षता में। बात करेंगे तो बात करते हैं
कि इस आयोग ने 3 सदस्य थे, फजल अली अध्यक्ष थे और के.एम. फालनीकर एवं एच.एन. कुंजरू। इन्होंने भाषा के आधार पर राज्य के गठन के मांग को स्वीकार कर लिया, पर एक भाषा राज्य के मांग को ठुकरा दिया। यानी कि बात करेंगे कि फजल अली ये जो अध्यक्ष थे और M.K. फालनीकर और H.N. कुंजरू ये दोनों सदस्य, इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को मांग को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था, पर एक भाषा एक राज्य के मांग को ठुकरा दिया था। 1956 में बात करेंगे तो राजभाषा यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर संविधान का 7वां संशोधन कर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 संसद पारित किया गया और 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। संसद अपने अनुसार भारत में राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है, राज्य संघ को समाप्त कर सकती है, पर राज्य संघ को समाप्त क्या कर रहा है, संघ राज्य को समाप्त कर सकती है, संघ जो है राज्य को समाप्त कर सकती है, पर राज्य जो है संघ को समाप्त नहीं कर सकते। संघ के पावर यानी कि संघ के पास ज़्यादा पावर है, तो कह रहा है कि संघ जो है राज्य को जो समाप्त कर सकता है, संघ का मतलब केंद्र होता है, तो संघ है जो राज्य को समाप्त कर सकती है, पर राज्य जो संघ को समाप्त नहीं कर सकती है। राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, इसलिए भारत को विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ कहा जाता है। अमेरिका में ना तो संघ का विभाजन किया जा सकता है और ना ही राज्य का, अतः अमेरिका को अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ कहा जाता है। अनुच्छेद 1 में क्या वर्णन है, राज्यों का संघ है। 2 में क्या वर्णन है, विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल करने से संबंधित है। अनुच्छेद 3 की बात करेंगे तो भारत के अंदर नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के नाम सीमाओं में परिवर्तन, जिस प्रकार से बिहार से अलग झारखंड बनना, यानी कि देश के यानी कि भारत के अंदर में ही यानी कि राज्य से नए राज्य का निर्माण हुआ, तो 3 के तहत अनुच्छेद 2 के तहत है कि किसी देश पर हम अटैक किए, वहाँ हम जमीन अधिग्रहण किए, तो वहाँ पे नए राज्य का गठन होगा अनुच्छेद 2 के तहत। जबकि भारत के अंदर ही कोई राज्य है उसमें हम सीमा में परिवर्तन करेंगे तो 3 के अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संसद जो भी बदलाव करती है उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, बल्कि इसे एक समान विधायी प्रक्रिया माना जाता है। भारत यदि अपना क्षेत्र किसी दूसरे देश को किसी समझौते के तहत देना चाहता हो, तब एक ऐसा संविधान संशोधन करके ही किया जा सकता है, जिस प्रकार से बांग्लादेश को कुछ भूमि आदान प्रदान किया गया था। बात करेंगे 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के तहत भारत ने अपना कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य विशेष प्रावधान से है, तो इसका सही आंसर जम्मू कश्मीर से था। कह रहा है जम्मू कश्मीर अक्टूबर 1947 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर भारत में शामिल हुआ था। विलय पत्र पर हस्ताक्षर जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने किया था, जो कि डोगरा हिंदू राजवंश से संबंधित था। हरि सिंह कौन वंश से संबंधित है, हिंदू यानी कि डोगरा हिंदू राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट करते हैं। कह संविधान में अनुच्छेद 370 को जोड़कर जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान, अलग झंडा होता था, कश्मीरी की दोहरी नागरिकता था और जम्मू कश्मीर का एवं एक भारत का, यानी कि जम्मू कश्मीर में जो रहता था उसको दोहरी नागरिकता था, एक तो जम्मू कश्मीर का था और एक भारत का था, तो दोहरी नागरिकता जम्मू कश्मीर का था। लेकिन अब तो विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के आंतरिक मामलों में कानून बनाने के लिए स्वतंत्र था। भारत के सभी कानून 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, पर अब होता है। बात करेंगे अनुच्छेद 35 के 1 का संबंध जम्मू कश्मीर से ही था। इसके तहत जम्मू कश्मीर विधानसभा को शक्ति दिया गया था कि वह राज्य में नागरिकता से संबंधित कानून बना सकता है।
2019 में वर्तमान सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया। जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा समाप्त कर इसे दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। अब जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू होता है और भारत का सभी कानून लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो इसका सही आंसर उपराष्ट्रपति को होगा। क्या? उपराष्ट्रपति हो जाएगा। अब इसका डिस्कशन देखते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है एवं उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है एवं लोकसभा उपाध्यक्ष किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को, एक दूसरे को देता है। प्रधानमंत्री सहित सभी केंद्रीय मंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। लोकसभा के सभी सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। राज्यसभा के सभी सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यसभा सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को एवं विधानसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। विधानसभा के सभी सदस्य अपना त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष को देता है। विधान परिषद के सभी सदस्य अपना त्यागपत्र विधान परिषद के सभापति को देते हैं। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश भी अपना त्यागपत्र किसने देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति को देंगे। भारत के राष्ट्रपति को पद कौन, यानी कि कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, संसद। संसद के द्वारा महाभियोग लगा के हटाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन, लोकसभा हो या राज्यसभा से शुरू किया जा सकता है, यानी कि किसी भी सदन से प्रक्रिया शुरू हो सकता है। समांतर राष्ट्रपति को 5 साल के कार्यकाल के लिए जो चुना जाता है, पर इन्हें 5 साल से पहले भी पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के पूर्व यानी कि पूर्व हटाने के आधार क्या है? तो संविधान का, यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं या उल्लंघन कर रहे हैं, उस स्थिति में हटाना पड़ेगा। अनुच्छेद 61 की बात करेंगे तो इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। महाभियोग की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहेगा कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जबकि राष्ट्रपति का पद कहेगा कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा ब्रिटेन से लिया गया है। कहेगा क्वेश्चन में कि भारत में निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, यह प्रावधान इन्हें पद से हटाने के लिए महाभियोग दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। याद रखिएगा यहाँ पर जो बोल रहा है ना महाभियोग, जबकि सिर्फ बोलेगा राष्ट्रपति का पद, तो याद रखिएगा ब्रिटेन मारना है, ना कि अमेरिका मारिएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संपन्न हो जाता है, अर्थात राष्ट्रपति अपने पद को क्या कर देगा? खाली कर देता है। तभी उसके द्वारा किया गया कार्य अवैध भी नहीं होगा। जो भी कार्य हटने से पहले किए होंगे तो उनका जो भी काम होगा अवैध नहीं होगा। भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। यह देश का संवैधानिक नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। देश के कोई भी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, पर राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सहयोग से कार्य करता है। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के महारानी जैसा है। अभी बोले ना, भारत के राष्ट्रपति का जो पद लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है। दोनों देश के प्रमुख होते हैं, पर बिना मंत्रिपरिषद की सहायता से अधिकतर निर्णय नहीं ले सकते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। संसद के दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक तभी कानून बन जाता है जब राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर कर देते हैं। संसद के दोनों सदनों या
कोई एक सदन का सत्र नहीं चल रहा होता है तब राष्ट्रपति अध्यादेश यानी कि अस्थायी कानून जारी करता है। अध्यादेश का मतलब होता है टेम्पोररी कानून, अस्थायी कानून। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का शक्ति अनुच्छेद 123 में है, जबकि राज्यपाल का कहेगा तो 213 हो जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश करता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत किसी अपराधी को क्षमादान कर सकता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय से किसी विधिक मामले में सलाह ले सकता है, लेकिन यह सलाह बाध्यकारी नहीं होगा। देश में आपातकाल की घोषणा करने का शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है और राष्ट्रपति देश के आपातकाल की घोषणा तभी कर सकता है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश करे। नोट में बात करेंगे तो राष्ट्रपति को यानी कि पढ़कर तुरंत राज्यपाल को भी क्या कर रहा है नोट में, राष्ट्रपति को पढ़कर तुरंत राज्यपाल को भी पढ़ाइए, तब यानी कि कंसेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि इस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति होता है, उसी तरीका से राज्य में राज्यपाल होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो उस टाइम क्वेश्चन पूछा गया था, उस टाइम का दिया हुआ है। जबकि अभी करेंट टाइम की बात करेंगे तो अभी तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, तो उस टाइम जब क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसका डिस्कशन हम करते हैं। देखिए, प्रश्न करेंट अफेयर था जो उस समय प्रतिभा पाटिल थे। जबकि वर्तमान की बात करेंगे तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जो 2022 से अब तक है। द्रौपदी मुर्मू देश के प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं। देश के दूसरी महिला राष्ट्रपति। नोट में देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थे। मुर्मू आज़ादी के बाद जन्म लेने वाले देश के प्रथम राष्ट्रपति यानी कि जो है आज़ादी के बाद जन्म हुआ है। जन्म इनको 1958 में उड़ीसा में हुआ था। और द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड के राज्यपाल थे, झारखंड के 8वें नंबर के राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। इसका सही आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या महान्यायवादी 76 अनुच्छेद में वर्णित होता है। महान्यायवादी की बात करेंगे तो इन्हें एटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। या केंद्र सरकार के सबसे बड़ा विधि अधिकारी यानी कि मुख्य वकील होता है, यानी कि सरकार का वकील होता है। लेकिन महान्यायवादी आम आदमी का भी केस लड़ सकता है, ये भी याद रखिएगा। महान्यायवादी बनने के लिए किसी व्यक्ति के वही योग्यता होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होता है। महान्यायवादी की बात करेंगे तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल इनका निश्चित नहीं होता है, ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत यानी कि इच्छानुसार पर ये बने रहते हैं पद पे। महान्यायवादी को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। महान्यायवादी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं। देश के अंदर किसी भी अदालत में महान्यायवादी को यानी कि सुनवाई का अधिकार होता है। महान्यायवादी ना तो संसद के सदस्य होते हैं और ना ही कोई मंत्री। ये भी संसद के दोनों सदनों में भी तभी भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं। हालांकि मत दे नहीं सकते हैं, मत देने की बारी रहेगा तो मत नहीं दे सकते हैं, लेकिन बोल सकते हैं। महान्यायवादी की बात करेंगे तो महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं होता है और ये सरकारी कर्मी की श्रेणी में भी नहीं आते हैं। इसी कारण महान्यायवादी को निजी विधि कार्यवाही से रोका नहीं जा सकता है, यानी कि कोई भी आम आदमी का भी ये यानी कि केस लड़ सकते हैं। नोट में जब महान्यायवादी पढ़िए तो राज्य के महान्यायवादी यानी कि महाधिवक्ता के बारे में पढ़ लीजिए, यानी कि दोनों केंद्र में लीजिएगा तो महान्यायवादी, राज्य में लीजिएगा तो महाधिवक्ता। महाधिवक्ता का जो वर्णन है अनुच्छेद 165 में है, केंद्र में महान्यायवादी जो 76 में वर्णन है। जो कार्य केंद्र में महान्यायवादी करता है वही राज्य में कौन करेगा, महाधिवक्ता करता है। महाधिवक्ता की बात करेंगे तो अनुच्छेद 165 में हो जाएगा। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में चर्चा है। ये राज्य के सर्वोच्च विधि एवं कानूनी अधिकारी होते हैं। इनके जो नियुक्ति होता है राज्यपाल के ही द्वारा की जाती है एवं राज्यपाल के इच्छा तक अपने पद पर बने भी रहते हैं।
महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार राज्य के राज्यपाल को ही होता है, जिस प्रकार से महान्यायवादी को राष्ट्रपति के अनुसार। ये अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। इन्हें राज्य के अंदर किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। महाधिवक्ता ना तो राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं और ना ही राज्य के। बात करेंगे तो ये मंत्री फिर भी ये राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं और बोल भी सकते हैं, हालांकि मतदान नहीं करेंगे, जिस प्रकार से महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो इसका सही आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की